अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, अब जो हमारे लेक्चर्स हैं इसमें हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। और सबसे पहले हम IS 40 यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो स्टैंडर्ड है उसको गो थ्रू करेंगे। और उसमें जो मेन की पैराग्राफ्स हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इनिशियली मेरा प्लान ये होता है कि मैं आपको एक IS जो है उसको गो थ्रू करवाऊँ और उसमें जो मेन या इम्पोर्टेंट या की आप कह लें कि पैराग्राफ्स है उसको समझाने की कोशिश करूँ। उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल्स और पास्ट पेपर्स के हिसाब से पास्ट पेपर्स को देखते हुए और एग्जाम्पल्स को देखते हुए अपनी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मज़ीद जो है वो स्ट्रेंथन करेंगे। तो देखें, IS 40 जो है वो एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डील करने वाला स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ऑब्जेक्टिव और स्कोप को हम स्किप करते हैं। डेफिनेशंस में भी बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस है जो आपने IS 16 IS 16 में पढ़ी होंगी, कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट वगैरह, तो इसको थोड़ा सा स्किप कर और हम मेन डेफिनेशन पर आ जाते हैं। बहरहाल आपने एक बार स्टैंडर्ड को पूरा लाजमी तौर पर अच्छे से रीड ज़रूर करना है। लेकिन हम डायरेक्टली अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पर आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं तो लिखा हुआ है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी, लैंड और अ बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग और बोथ, held by the owner or by the lessee as a right of use asset to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for A, use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes, or B, sale in the ordinary course of business। अब इस डेफिनेशन को अगर हम ब्रेक करें तो वो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसमें नंबर वन लैंड आ सकता है या बिल्डिंग आ सकती है, ठीक है, या बिल्डिंग का कोई हिस्सा, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है उसमें से 2 फ्लोर्स, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है उसमें से 3 फ्लोर्स, या दोनों, यानी कि लैंड और बिल्डिंग, ठीक है। तो IS 40 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होगी? जमीन, लैंड हो सकता है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं, या बिल्डिंग का कोई एक हिस्सा हो सकता है। पहली चीज, हेल्ड, हेल्ड यानी कि कब्जे में हो कह सकते हो, बाय द ओनर और बाय द लेसी एज अ राइट ऑफ यूज एसेट। अब हेल्ड बाय द ओनर का मतलब तो हमें बड़े आसानी से समझ में आता है, यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी ज़मीन जो मैंने अपने लिए ख़रीदी भी हो, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ सकती है। हेल्ड बाय द ओनर में अगर ओनर हो और मेरे अपने पास है। और बाय द लेसी एज अ राइट ऑफ यूज एसेट का क्या मतलब है? अब आप जब लीजेस का IFRS पढ़ोगे, लीजेस का IS पढ़ोगे, तो उस पर आप ये डिस्कस करोगे कि लेसी लेसोर कौन होता है और राइट ऑफ यूज क्या होता है, और इस तरह की डिस्कशंस उधर करी जाएंगी। बहरहाल हो सकता है कि इस लेवल पर आप में से बहुत सारे लोगों ने लेसी और लेसोर की ट्रीटमेंट्स और IS ना पढ़ा हो, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक बेसिक लेक्चर है जिसमें हम जो है वो मोटी मोटी बातें या बड़ी बड़ी या की बातें करेंगे। यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बस आप यूँ समझ लें कि एक ज़मीन है, एक बिल्डिंग है, या बिल्डिंग का कोई हिस्सा है, या ज़मीन और बिल्डिंग है जो आपके पास है, जो आपकी ओनरशिप में, जो आप इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन किस लिए? टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ। यानी कि जो भी चीज़ आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई करी होगी इस स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो चीज़ें होंगी जिससे आपकी नीयत ये होगी कि आप रेंटल इनकम अर्न करोगे। यानी कि या तो आप जो है वो किराया अर्न करोगे, आपने लेट से कोई बिल्डिंग ले ली और उसको आपने किराए पर दे दिया, अब आपके पास वहाँ से रेंटल इनकम आती है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। या आपने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए कोई चीज़ ली हुई है, मिसाल के तौर पर आपने जो है वो कोई किसी सोसाइटी में प्लॉट खरीद लिया है इस नीयत से कि कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो कैपिटल एप्रिसिएशन पे मुझे फ़ायदा होगा। या फिर दोनों, यानी कि आपने कोई एक प्रॉपर्टी ले रही है, उससे आप रेंटल इनकम भी कमाते हो और आप जो है वो वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसको बेचकर उससे फ़ायदा उठाओगे, वो काम भी हो सकता है। rather than for A, use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes। ये A जो है ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन है। यानी कि A वाली चीज़ ना हो, यानी कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी इसलिए ली है कि जिसमें आप गुड्स की या सर्विसेज की प्रोविजन करोगे या गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करोगे, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। B, सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या आपने इस नीयत से परचेज करी हुई है कि आप उसकी खरीदो फरोख्त करोगे। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आपका यह है कि आप प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त करते हो, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो प्रॉपर्टी परचेज करता है
और फिर वो बेचता है आगे किसी को, फिर दोबारा कोई और प्रॉपर्टी परचेज करता है और फिर कुछ पैसे रखकर बेचता है, फिर दोबारा वो कोई और प्रॉपर्टी परचेज करता है पैसे रखकर, या जब उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो बेचता है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही ऐसा करना है। तो ये IS 2 के हिसाब से इसकी इन्वेंट्री होगी। अब सर वो कैपिटल एप्रिसिएशन भी तो यही बात है। देखिए कैपिटल एप्रिसिएशन में और इसमें एक बारीक सा जो फर्क है ना, वो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि अगर बिजनेस आम हालात में काम ही ये करता है कि भाई वो प्रॉपर्टी खरीद कर और दाम बढ़ाकर बेचता है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो IS 2 पे इन्वेंट्रीज की डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि उस बिजनेस का नेचर जो है या काम जो है वो यही है। लेकिन अगर लेट से कोई और आप कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन है, लेट से कोई स्कूल है, उसने 2-4 प्रॉपर्टीज खरीदी हैं और इसलिए खरीदी हैं कि वैल्यू बढ़ेगी तो वो बेच देंगे, तो वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि स्कूल का मेन काम ये नहीं होता कि वो जो है वो प्लॉट और प्रॉपर्टीज खरीद कर और एप्रिसिएशन के पास बेचे। तो आपने इंटेंशन को देखना होगा, ठीक है। इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जो है वो कैटेगराइज करोगे, डिफाइन करोगे कि भाई ज़मीन हो, बिल्डिंग हो, या बिल्डिंग का कोई हिस्सा या ज़मीन और बिल्डिंग का कोई हिस्सा जो ओनर के अपने हाथ में हो, और जिससे उसका मकसद हो कि वो या तो किराया कमाएगा या तो कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कि वैल्यू बढ़ेगी तो उसको बेच देगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में वो चीज़ें नहीं आएंगी जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो PPE की चीज़ें हैं, और अगर मेरा बिजनेस ही प्रॉपर्टी का खरीदना और बेचना है तो ऐसी चीज़ मेरे लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। Owner occupied property is property held by the owner or by the lessee as a right of use asset for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes। अब ये ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की भी डेफिनेशन है, आगे ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में डिटेल्स आएंगी तो उसकी डेफिनेशन है। तो देखिए जो डेफिनेशन के पैराग्राफ है उसमें से कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट, फेयर वैल्यू की डेफिनेशन मैंने स्किप की है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मैंने बता दी। अब आपके पास IS अगली हेडिंग जो देता है ना, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी को जिसको मैं परचेज करूंगा उसको क्या मैं एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई करूंगा या एज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है वो क्लासिफाई करूंगा। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, वापस से पढ़ लेते हैं। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी हेल्ड by the owner or by the lessee as a right of use asset for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes। यानी कि इफेक्टिवली वो ये कहना चाह रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज को मैं IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखूंगा और कौन सी प्रॉपर्टीज को मैं ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यानी कि IAS 16 में ट्रीट करूंगा। बिकॉज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लफ्ज यहाँ पर किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मैं अपने गुड्स की प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में यूज करूंगा। अच्छा जी, पैरा 7 स्टैंडर्ड का आता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज हेल्ड टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ। Therefore, an investment property generates cash flows largely independently of the other assets held by an entity. This distinguishes investment property from owner-occupied property. The production or supply of goods or services or the use of property for administrative purposes generates cash flows that are attributable not only to property but also to other assets used in the production or supply process. IAS 16 applies to owned owner occupied property, and IFRS 16 leases applies to owner occupied properties held by a lessee as a right of use asset। देखो वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमने रखी होती है ताकि हम उससे जो है वो रेंटल इनकम अर्न कर सकें या साथ में कोई कैपिटल एप्रिसिएशन का फ़ायदा उठा सकें या दोनों। फिर उसने ये बोला कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है ना उसको डिस्टिंग्विश करना इस तरह से आप भी कर सकते हो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है ना वो जो कैश फ्लोज जनरेट करती है ना वो लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एसेट्स होती हैं, यानी कि वो दूसरे एसेट्स पर डिपेंड नहीं करती। मिसाल के तौर पर लेट से आपने एक प्लॉट परचेज किया, ठीक है ना। अब वो प्लॉट परचेज किया लेट से 40 लाख का, 2 साल बाद 50 लाख का हो गया, आपने बेच दिया। तो आपने कैश आउटफ्लो किया था 40 का, आपको कैश इनफ्लो मिला 50 का, आपका गेन हो गया 10 का। देखिए यहाँ पर ये जो आपको कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो मिला है, ये इस एसेट का ही है। इस एसेट में पैसे इन्वेस्ट करें, इस एसेट से पैसे आ गए, और किसी और एसेट से इस एसेट का ताल्लुक भी नहीं था। आगे लिखता है दिस डिस्टिंग्विशेस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। बोलता है कि यही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को एक वाज़ेह तौर पर अलग दिखाने की चीज़ है, या अलग एक प्रॉपर्टी है जो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करती है, अलग करती है। कैसे?
आगे वो बोलता है कि कोई ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, यानी कि IAS 16 के हिसाब से आपका कोई अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, या IFRS 16 लीजेस के हिसाब से आपके पास कोई ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। फिल वक्त आप अगर IFRS 16 या लीजेस नहीं पढ़ चुके तो आप यूँ समझते कि कोई ऐसा एसेट है जो आपके पास है, जो आप अपने बिजनेस में यूज करते हो। तो वो एसेट जो आपको कैश जनरेट करके देगा, जो कैश फ्लोज जनरेट करके देगा, वो सिर्फ उस एसेट पर डिपेंड नहीं हो रहा होगा, बल्कि अदर एसेट्स से जो है ना उसका कोई ताल्लुक होगा। मिसाल के तौर पे लेट से आपके पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एक मशीन है, मशीन में यूनिट्स बन रहे हैं IS2 के, और आप बेचकर और इनकम कमा रहे हो। तो अब फैक्ट्री जो है ना, फैक्ट्री वो आपकी PPE या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या IAS 16 के हिसाब से अगर है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IFRS 16 लीजेस के हिसाब से तो दोनों के हिसाब से ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। वो फैक्ट्री खुद कुछ कमा कर नहीं दे रही, वो फैक्ट्री क्यों ली है? ताकि उसमें मशीन रख सकूं, यानी कि एक एसेट फिर एक और एसेट, और वो एक और एसेट जो है वो एक और आपके लिए IS2 इन्वेंट्रीज बनाकर दे रहा है, जिससे आप कैश फ्लोज कमा रहे हो। यानी कि वो ये कहता है कि यार एक आसान तरीका डिस्टिंग्विश करने का इन दोनों के बीच में ये है कि अगर कोई IAS 40 वाली प्रॉपर्टी होगी ना, तो तुम देखोगे जनरली वो खुद ही अपने हिसाब से कमाई कर कर तुम्हें दे रही होगी, उसका ताल्लुक दूसरे एसेट से नहीं होगा। मिसाल के तौर पर लेट से मैं एक शॉप ले लूँ, और अगर वो शॉप मैं लूँ और उस शॉप को मैं किराए पर दे दूँ, तो मुझे रेंटल इनकम आ रही होगी। उस शॉप के पहिए नहीं लगाने पड़ेंगे, उस शॉप के आगे पीछे कहीं मशीन नहीं लगानी पड़ेगी, यानी कि दो एसेट्स का कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो खुद ही अपना इंडिपेंडेंटली एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज मुझे जनरेट कर कर दे रहा होगा। तो इसने कहा कि यार ये एक फैक्टर हो सकता है जो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करता है। फिर पैरा 8 में उसने कुछ एग्जांपल्स दी। द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। उसने बोला चलो मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कुछ मिसालें दे देता हूँ। ए, लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन रादर देन फॉर शॉर्ट टर्म सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगेन वही वाली बात आ गई, आपने एक जमीन ली और आपकी नीयत है कि 3 साल 4 साल 5 साल 25 साल 15 साल बाद जाकर मैं बेचूंगा, इवन 6 महीने साल बाद बेचूंगा, 1.5 साल बाद बेचूंगा, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपने कोई ज़मीन ऐसे ली है कि आज ले ली और 15 दिन बाद दाम बढ़ेंगे तो मैं बेच दूंगा, वो आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। यानी कि अगर कोई आपके पास लैंड है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रोजमर्रा आपका काम ही है कि जमीन जो है वो सस्ती होती है तो आप खरीदते हो, महंगी होती है तो बेचते हो, ये आपका काम है या आपका बिजनेस है, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये IS2 के हिसाब से इन्वेंट्री है। बी, land held for a currently undetermined future use. If an entity has not determined that it will use the land as owner-occupied property or for short-term sale in the ordinary course of business, the land is regarded as held for appreciation. इस पर जो है ना वो एक कोई छोटा सा सवाल बन सकता है। देखिए आपने कोई एक ज़मीन खरीदी, ठीक है ना, और अभी आपने ये सोचा नहीं है कि यार वो ज़मीन को हम बेच देंगे या वो ज़मीन को रहने देंगे ताकि उसकी वैल्यू बढ़े तो फिर हम बेचें, या आपने ये नहीं सोचा कि यार उस ज़मीन पर हम कोई फैक्ट्री बनाएंगे, उस ज़मीन पे कोई पोल्ट्री फार्म बनाएंगे। यानी कि आप अभी अनडिसाइडेड हो, ठीक है। लैंड हेल्ड फॉर अ करंटली अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज। आपने नहीं सोचा कि यार अभी इसका क्या करना है, आपने नहीं सोचा हो सकता है कि आप जो है वो इस पर फैक्ट्री बना दो, हो सकता है कि आप इसको जो है वो 2-3 साल के लिए होल्ड करो और फिर कैपिटल एप्रिसिएशन कर कर बेच दो, हो सकता है कि आपने जो है वो कोई बिल्डिंग खरीदी और वो बिल्डिंग जो है वो आप अभी सोच रहे हो कि यार इसमें मैं अपना काम शुरू करूं या इसको किराए पर दे दूं, आप अनडिसाइडेड हो। तो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आप अनडिसाइडेड हो तो वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पहला क्या था, कोई ऐसी जमीन जो मैंने खरीदी हो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। दूसरा क्या था, कोई ऐसी जमीन जो मैंने खरीदी हो, कोई ऐसी जमीन, अच्छा इसमें बिल्डिंग नहीं है, सॉरी इसमें बिल्डिंग नहीं है अभी। देखें ए और बी में, बी में इससे बोले लैंड हेल्ड फॉर अ करंटली अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज, बिल्डिंग नहीं, ठीक है। मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, ठीक है, बिल्डिंग नहीं है यहाँ पर, लैंड लिखा हुआ है स्पेसिफिकली। हाँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लैंड भी आ सकता है, बिल्डिंग भी आ सकती है, लैंड या बिल्डिंग दोनों आ सकती है, लेकिन यहाँ पर वो वाली जमीन जो मैंने खरीदी हो जिसका अभी मैंने यूज जो है वो अभी सोचा नहीं है कि क्या करूंगा बाद में, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रखूंगा, वो वाली जमीन। सी, अ बिल्डिंग ओन्ड बाय द एंटिटी और अ राइट ऑफ यूज एसेट रिलेटिंग टू अ बिल्डिंग हेल्ड बाय द एंटिटी। अच्छा, अब बिल्डिंग ओन्ड बाय द एंटिटी एक बात हो गई, यानी कि बिल्डिंग जो है वो हमारे नाम पर हो,
और अ राइट ऑफ यूज एसेट रिलेटिंग टू अ बिल्डिंग हेल्ड बाय द एंटिटी या IFRS, जो आपके पास लीजेस का IFRS है उसके हिसाब से आपने कोई एसेट लिया हुआ है जिसका आपके पास हक है उसको इस्तेमाल करने का, एंड लीज्ड आउट अंडर वन और मोर ऑपरेटिंग लीजेस। अच्छा, फॉर टाइमिंग ऑपरेटिंग लीजेस को आप समझ लो कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने किराए पर दी है। ऑपरेटिंग लीज को समझ लो रेंटल इनकम, ठीक है ना, क्योंकि लीजेस का आपने स्टैंडर्ड शायद नहीं पढ़ा होगा इस लेवल पर। तो वो कहता है कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो आपकी ओनरशिप पे है, जो आपके पास है, जिसका आपको राइट ऑफ यूज है, ठीक है, लीजेस के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और वो आप किसी को किराए पर दे देते हो, किसी को ऑपरेटिंग लीज पर दे देते हो, ऑपरेटिंग लीज पर दे देते हो यानी कि किराए पर दे देते हो, किस्तों पर नहीं, किराए पर दे देते हो, तो वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। डी में लिखता है बिल्डिंग दैट इज वेकेंट बट इज हेल्ड टू बी लीज्ड आउट अंडर वन और मोर ऑपरेटिंग लीजेस। एक ऐसी बिल्डिंग जो अभी खाली है, एक ऐसी बिल्डिंग जो अभी वेकेंट है, लेकिन बट इज हेल्ड टू बी लीज्ड आउट, लेकिन रखी क्यों है, ताकि मैं उसको किराए पर दे दूं अंडर वन और मोर ऑपरेटिंग लीजेस, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। भाई एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग अभी खाली है और मेरी नीयत ये है कि कुछ टाइम बाद मैं इस बिल्डिंग में जितनी लेट से दुकानें हैं, 40 दुकानें, 50 दुकानें, ये सारी किराए पर दे दूंगा, तो ये भी मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही आएगा। इवन बोलते हैं प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड फॉर फ्यूचर यूज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो अभी बन रही है, जो डेवलप हो रही है, जिसको मैं कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ और मेरा मकसद ये है कि बाद में इसको मैं फ्यूचर में एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करूंगा, तो वो आज भी मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर पे लेट से मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ और मेरा जो मकसद है वो ये है कि ये पूरी बिल्डिंग बन जाएगी, तो फिर जब बिल्डिंग बन जाएगी तो मैं इसकी सारी दुकानें किराए पर दे दूंगा और रेंटल इनकम इंजॉय करूंगा, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली 5 चीज़ें बताई, 5 में से 2 चीज़ें लैंड के लिए बताई, 3 चीज़ें बिल्डिंग के लिए बताई। कोई ऐसी ज़मीन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हो, या कोई ऐसी ज़मीन जिसका इस्तेमाल अभी तक मैंने सोचा ना हो, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। कोई ऐसी बिल्डिंग जो मेरे पास हो और मैं उसको जो है वो ऑपरेटिंग लीज पर यानी कि किराए पर दे दूंगा, या एक खाली बिल्डिंग है जिसको मैं बाद में किराए पर दे दूंगा, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैं कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ और फ्यूचर में उसको एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करूंगा यानी कि मैं भी किराए पर दे दूंगा, तो वो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में आएंगी। 5 बातें जो आपने याद रखनी है। Para 9, the following are examples of items that are not investment property and are therefore outside the scope of this standard. फिर पैरा 9 ने आपको ये समझाया कि भाई ये चीज़ें जो है ना, ये मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानता और इसलिए उस पर ये वाला स्टैंडर्ड नहीं अप्लाई होगा, वो इस स्टैंडर्ड के स्कोप के बाहर है। ए, property intended for sale in the ordinary course of business or in the process of construction or development for such sale. CIS to inventories, for example, property acquired exclusively with a view to subsequent disposal in the near future or for development and resale. कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो मैंने इस मकसद के साथ परचेज करी हो, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो मैंने इस मकसद के साथ परचेज करी हो कि जो मैं उसको जो है ना वो बेच दूंगा, वो मेरे इन्वेंट्रीज में आएगी। प्रॉपर्टी इंटेंडेड फॉर सेल, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी मेरी नीयत हो कि मैं इसको बेच दूंगा इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कंपनी का मेन मकसद है, आम हालात में जो कंपनी करती है वो यही करती है कि वो बेचा करती है ऐसी प्रॉपर्टी, और इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट फॉर सच सेल। For example, property acquired exclusively with a view to subsequent disposal in the near future or for development and resale। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मैंने खरीदी ताकि मैं आगे जाकर इसको बेच दूं या मैं इसकी डेवलपमेंट करवा कर इसको बेच दूं, वो मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं उससे रेंटल इनकम या कैपिटल एक्सप्रिसिएशन कमाऊं। ये तो मेरा बिजनेस लग रहा है कि भाई मैं प्रॉपर्टीज परचेज करता हूं और फिर वैल्यू बढ़ती है तो बेच देता हूं। फिर लिखा हुआ है ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, CI 16 and IFRS 16, including among other things property held for future use as owner occupied property, property held for future development and subsequent use as owner occupied property, property occupied by employees whether or not the employees pay rent at market rates, and owner occupied property awaiting disposal। कोई भी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो, कोई भी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ क्या है, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द ओनर और बाय द लेसी एज अ राइट ऑफ यूज फॉर एसेट फॉर यूज इन दी प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हो जो मेरी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो, मिसाल के तौर पे मेरा कोई बिजनेस का हेड ऑफिस है, मेरी कोई ब्रांच है, मेरा
जो है वो उसमें उसमें मेरा एडमिन का ऑफिस है, ये सारी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। तो ऐसी कोई भी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर यूज एज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या आ गया? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेरा ऑफिस हो, जिसमें जो है वो मेरा हेड ऑफिस हो, ब्रांच हो, कोई एडमिन डिपार्टमेंट हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। आगे बोलते हैं इंक्लूडिंग अमंग अदर थिंग्स प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर यूज एज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। यानी कि अगर आप फ्यूचर में उसको ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल करोगे, कॉमा प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड सब्सिक्वेंट यूज एज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप फ्यूचर में डेवलप करोगे और डेवलप हो जाएगी तो फिर उसको आप अपना अकाउंट्स ऑफिस, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट के तौर पे यूज करोगे। ये सारी आपकी जो होंगी, ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी। साथ में उसने बोला प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉय वेदर और नॉट द एम्प्लॉयज पे रेंट एट मार्केट रेट्स। यानी कि देखें, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप होता है ना, एम्प्लॉयर जो है वो हम एज्यूम करते हैं कि वो एम्प्लॉय पर थोड़ा सा प्रेशर रखता है। तो आपने क्या किया, आपकी ऑफिस में एक बंदा काम करता था, आपने जो है ना उसको अपनी ही ऑफिस की बिल्डिंग जो है ना वो किराए पर दे दी, ठीक है। और आपने स्टैंडर्ड को ये बोला, स्टैंडर्ड भाई साहब देखें ये बिल्डिंग तो है, लेकिन ये मैंने बिल्डिंग जो है ना वो इसलिए ली है ताकि मैं किराए पे दे दूँ, देखो मैंने किराए पे भी दी हुई है कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने अपने ही प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाई एम्प्लॉइज, प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाई एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज ने ऑक्यूपाई करी हुई हो, वेदर और नॉट द एम्प्लॉइज पे रेंट एट मार्केट रेट्स। अगर आपके एम्प्लॉय ने एक प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करी हुई है और वो उसका रेंट देता है या उसका रेंट नहीं भी देता है, हम उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई करने की इजाज़त नहीं देंगे। एंड ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अवेटिंग डिस्पोजल, ठीक है। तो और कोई भी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, कोई भी IS 16 के हिसाब से कोई भी हमारी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो जिसको मैं फ्यूचर में डिस्पोज ऑफ करूंगा, वो भी मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। सर फ्यूचर में डिस्पोज ऑफ करूंगा तो कैपिटल एप्रिसिएशन तो होगी नहीं, लेकिन वो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है यानी कि उसको आप अभी करंटली अपनी गुड्स की प्रोडक्शन के लिए, सर्विसेज के लिए यूज करते हो। IS 40 बोलता है नहीं भाई, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड में आएगा ही नहीं। तो किसी किस्म की भी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो, हमें यूँ लग रहा है कि इसने जो है ना एक ब्लैंकेट कवर डाला हुआ है, यानी कि ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लफ्ज जहाँ पे भी आ जाए, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो अभी आपके पास है वो IS 40 में नहीं आएगी। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसकी आप अभी डेवलपमेंट करवा रहे हो, बाद में उसमें ऑफिस बनाओगे, वो नहीं आएगी। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो आप फ्यूचर में डिस्पोज ऑफ करोगे, वो नहीं आएगी। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो आपने अपने एम्प्लॉइज को दी हुई है, चाहे उससे रेंट लेते हो या नहीं लेते हो, वो भी नहीं आएगी। कोई भी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी, और ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या है, 16 और IFRS 16, IFRS 16 शायद आपने ना पढ़ा हो, उसके हिसाब से IS 16 के हिसाब से, IFRS 16 के हिसाब से भी आप समझ लें कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही है, या IS 16 की डेफिनेशन तो आपको पता होगी अभी तक। तो कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जिसमें मैं अपना एडमिन ऑफिस है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, गुड्स की प्रोडक्शन कर रहा हूँ, वो ये स्टैंडर्ड जो है वो मना कर देता है। अच्छा, फिर बोलता है प्रॉपर्टी दैट इज लीज्ड टू अनदर एंटिटी अंडर अ फाइनेंस लीज। अब जनाब, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने किसी और को दी हुई है अंडर अ फाइनेंस लीज। अगेन IFRS 16 आपको बताएगा कि फाइनेंस लीज क्या है, लेकिन वैसे आप यूँ समझ लें कि फाइनेंस लीज का मतलब ये होता है, आसान लफ्जों में यूँ समझ ले, लेट से एक एसेट है, एक बिल्डिंग है जिसका जो है ना जिसकी ज़िंदगी है 50 साल, ठीक है। वो आपकी है और आपने जो है ना वो किसी को जो है वो आपने दे दी, किराए पे दे दी कह लो, या उससे पैसे लेते हो उसके अगेंस्ट मंथली या ईयरली, और आपने 50 साल, आपको पता है इस बिल्डिंग की जिंदगी, और आपने 49 ईयर्स के लिए किराए पर दे दिया। तो ऐसा अगर होता है ना तो IFRS 16 इसकी ट्रीटमेंट बताता है कि क्या करना है। लेकिन देखिए ना, इसमें इसमें और किसी PP IS 16 के PP में कोई फर्क ही नहीं रहा। ऑल्दो उस कंपनी के लिए किराए पर चीज़ है, लेकिन उस चीज़ की जिंदगी 50 साल है, 49 ईयर्स के लिए आपके पास है। तो आप उस बिल्डिंग, इफेक्टिवली तो आप उसके ओनर ही हुए ना। एक गाड़ी है, मिसाल के तौर पर गाड़ी की जिंदगी है 25 साल, तुम बोलते हो मैंने गाड़ी खरीदी नहीं है, मैंने किराए पे ली है, लेकिन किराया मैं 25 साल तक जिस जो गाड़ी का ओनर है उसको दूंगा। इफेक्टिवली वो आपका एसेट ही बन जाता है। तो बहरहाल IFRS 16 इस पे जो है वो ज़्यादा रोशनी डालेगा, अभी हम उस डिटेल में नहीं जाते। लेकिन अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी आप मिसाल के तौर पर यूँ समझिए जिसकी ज़िंदगी का मेजॉरिटी फ़ायदा आप उठाओगे, वो आप फाइनेंस लीज, आप बोलते हो कि भाई आपने फाइनेंस लीज पे ली हुई हो चीज़। तो अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपने किसी और को फाइनेंस लीज पर दी हुई है,
वो आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। एक बिल्डिंग है, आपने किसी को 90 साल 100 साल बिल्डिंग की जिंदगी है, 90 या 95 ईयर्स के लिए किसी को फाइनेंस लीज की टर्म्स पे दी हुई है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा, पैरा 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो है वो सारे भी हमारे रिकग्निशन से पहले वाले पैराग्राफ्स हैं। बहरहाल जो अभी पैराग्राफ्स हमने डिस्कस किए ये तो बड़े ज़रूरी थे, और एमसीक्यूज में हम जो है इनको मजीद रिफाइन करेंगे, देखेंगे कि कौन सी चीज़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और कौन सी चीज़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। 10 से लेकर 15 पैराग्राफ रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो मैं आपको समझा दूंगा। Some properties comprise a portion that is held to earn rentals or for capital appreciation, and another portion that is held for use in the production or supply of goods or services or for administrative purpose. बोलते हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें से आधी जगह आपने किराए पर दी हुई है, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी हुई है, और आधी जगह पर जो है ना वो आप गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हो। वही बात हो गई ना, एक बिल्डिंग है 10 माले की, और 10 में से जो है ना वो 5 फ्लोर्स आपने रखे हुए हैं जिसमें आपका ऑफिस है, तो वो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो गई, और बाकी 5 आपने किराए पर किसी और को दी दी। If these portions could be sold separately or leased out separately under a finance lease, an entity accounts for the portion separately. If the portions could not be sold separately, the property is investment property only if an insignificant portion is held for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes. अब देखिए इसमें दो चीजें हो सकती हैं। वो कहता है अगर जो पोर्शन आपने किराए पर दिया है या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा है, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मेन मकसद है, अगर आप उसको सेपरेटली बेच सकते हो, सेपरेटली नजर आ रहा है, बाइफरकेट हुआ है, कट हुआ है, यानी कि लेट से ना 10 फ्लोर है, 10 में से ऊपर वाले 5 फ्लोर जो हैं वो मैंने किराए पे दिए हुए हैं, और नीचे वाले जो 5 फ्लोर हैं वो मेरे वहां पर मेरा अपना ऑफिस है। अब देखें, ये जो ऊपर वाले 5 फ्लोर हैं इनके अलग अगर कागजात बने हुए हैं और मैं इनको अलग अगर बेच सकता हूँ, इनकी अलग से अकाउंटिंग कर सकता हूँ। इफ दीज पोर्शंस कुड बी सोल्ड सेपरेटली, कंडीशन क्या है कि अगर इन पोर्शंस को सेपरेटली बेचा जा सकता है, जिस तरह से एक बिल्डिंग में होता है कि हर फ्लोर के अलग कागजात होते हैं, और हर फ्लैट अगर होता है तो अपार्टमेंट होता है तो हर अपार्टमेंट के अलग कागजात होते हैं, उसको अलग से बेचा जा सकता है। अगर ऐसा है, एन एंटिटी अकाउंट्स फॉर द पोर्शन सेपरेटली, तो फिर एंटिटी जो है वो दोनों पोर्शंस को सेपरेटली अकाउंटिंग करेगी, यानी कि आधी उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई और आधी उसकी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो गई, या जो भी हिस्सा है। इफ द पोर्शंस कुड नॉट बी सोल्ड सेपरेटली, लेकिन अगर वो पोर्शन सेपरेटली नहीं बिक सकता, मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ी आपने ज़मीन खरीदी, ठीक है, 10,000 गज की ज़मीन खरीदी, और उस पर जो है ना आपने 2,000 या 3,000 गज पर अपनी फैक्ट्री या ऑफिस बना लिया, और बाकी 6, 7, 8 हज़ार गज जो था ना वो किसी को ज़मीन किराए पे दे दी। अब उस पर वो जो भी करता है वल्लाह आलम, लेकिन आपने जो है वो किसी से एक पर्टिकुलर किराया ले लिया, बोला भाई यहाँ ये पूरी ज़मीन मेरे नाम पर है, 10,000 गज मेरे नाम पर है, 3,000 गज पर मेरा ऑफिस बना हुआ है, बाकी 7,000 गज का खुला मैदान है वो मैं तुम्हें किराए पर देता हूँ। If the portion could not be sold separately, the property is investment property only if an insignificant portion is held for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes. अब यहाँ पर क्या है कि जब मैं उस लैंड को, उस जमीन को बेचने जाऊंगा, तो 10,000 गज की जमीन का एक ही कागजात बने हुए हैं, या एक ही जगह पर मैं अपने नाम से किसी और के नाम पे करवा सकता हूँ, और उसमें मेरी फैक्ट्री भी किसी और के नाम पर हो जाएगी, और जो जगह मैंने किराए पे दी है वो भी किसी और के नाम पर हो जाएगी। इस केस में स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर सेपरेटली उसको बेचना मुमकिन ही नहीं है, अगर वो पूरा एक एसेट है और उसमें से कुछ एसेट आपने अपने पास रखा हुआ है और कुछ एसेट आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह क्लासीफाई किया हुआ है, तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासीफाई कर सकते हो। इफ द पोर्शंस could not be sold separately, the property is investment property only if an insignificant portion is held for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes. सिर्फ और सिर्फ तब आप उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर क्लासिफाई करोगे जब आप ये चीज श्योर हो कि भाई बिल्कुल मामूली या इनसिग्निफिकेंट सा हिस्सा जो है वो मैं पीपी या अपने गुड्स की प्रोडक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ। इसकी मिसाल क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पर आपने बहुत बड़ी जमीन ली, उस जमीन को आप किराए पर देते हो, ठीक है ना, लेट से कोई क्रिकेट का स्टेडियम है, ऐसे ही कह लेते हैं, उसमें आपने एक छोटा सा गार्ड के लिए जो है ना, चौकीदार के लिए एक छोटा सा रूम बनाया था, ठीक है। अब आप वो पूरी जगह किराए पर देते हो, जाहिर सी बात है उसी में वो गार्ड का या चौकीदार का रूम भी है। लेकिन अगर वो पूरा स्टेडियम बहुत बड़ा है तो उसका रूम तो बिल्कुल कंपैरेटिव टर्म्स पे क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, बिल्कुल होगा। क्यों बनाया रूम? इसलिए बनाया ताकि वहां से वो चीजें मैनेज कर सके, चौकीदार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली चीजों का ख्याल रख सके। तो अब वो कहता है कि भाई इस केस में तो आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे क्लासिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपने ये जो चौकीदार का रूम बनाया था ये भी कह लो कि ज़रूरी था उसके लिए, और बिल्कुल ही मामूली सा पोर्शन, इससे फर्क नहीं पड़ता।
In some cases, an entity provides ancillary services to the occupants of a property it holds. An entity treats such a property as investment property if these services are insignificant to the arrangement as a whole. An example is when the owner of an office building provides security and maintenance services to the lessees who occupy the building. बोलते कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एंटिटी यानी कि जो लेट से कोई बिल्डिंग है उसका ओनर जो है वो कुछ एंसिलरी यानी कि एक्स्ट्रा सर्विसेज जो है ना ऑक्यूपेंट्स को प्रोवाइड करता है. An entity treats such a property as investment property if the services are insignificant to the arrangement as a whole. अब लेट से आपने जो है ना वो एक बहुत बड़े अपार्टमेंट्स बनाए और उन अपार्टमेंट्स में जो है ना वो 100 फ्लैट्स हैं और वो 100 फ्लैट्स जो है ना वो आपने किराए पर दे दिए और उधर से जो है वो किराया आ रहा है और आपने ये बोला हुआ है कि भाई सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के लिए हर फ्लैट वाला मुझे जो है ना वो 2,000 रुपये या 3,000 रुपये देगा और सिक्योरिटी और मेंटेनेंस जो है ना वो मैं मैनेज करूँगा पूरी बिल्डिंग की. अब इस केस में क्या वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ सकती है चीज़ या नहीं आ सकती? तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि ये जो सर्विसेज हैं अगर ये इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही मामूली सी है. मिसाल के तौर पे लेट से एक फ्लैट का किराया मुझे आता है 40,000 और मैं मेंटेनेंस के लिए जो है वो 2,000 रुपये 3,000 रुपये लेता हूँ, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी. लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा लग रहा है कि वो सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस भी आपका मेन काम है, तो फिर मैं इसको जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आने दूंगा. वापस से पढ़ते हैं. इन सम केसेस, कुछ केसेस में an entity provides ancillary services to the occupants of a property it holds. कुछ मजीद सर्विसेज एंटिटी प्रोवाइड करती है उन लोगों को जिन्होंने वो प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई की भी होती है. An entity treats such a property as investment property if the services are insignificant to the arrangement as a whole. एक एंटिटी उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तब कह सकती है जब वो सर्विसेज जो है वो इनसिग्निफिकेंट हिस्सा हो पूरी अरेंजमेंट का. एन एग्जाम्पल इज व्हेन द ओनर ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सर्विसेज टू द लेसीज हु ऑक्यूपाई द बिल्डिंग. इसकी एक मिसाल ये है कि एक बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे ऑफिसेज हैं जो किराए पे दिए गए हैं और उस पर सिक्योरिटी और मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो अगर बहुत इनसिग्निफिकेंट सी है तो आप उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासीफाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं. 12, in other cases, the services provided are significant. For example, if an entity owns and manages a hotel, services provided to guests are significant to the arrangement as a whole. Therefore, an owner or managed hotel is owner-occupied property rather than investment property. अब देखें, एक तो वो एक मिसाल थी ना कि भाई मैंने पूरे जो है ना वो ऑफिस के फ्लोर जो है वो किराए पे दिए हुए हैं और मेंटेनेंस का अमाउंट 3-4 हज़ार रुपये एक फ्लैट से या एक अपार्टमेंट से या एक ऑफिस से लेता हूँ. होटल भी तो यही है. होटल में क्या होता है, होटल में आपने जो है ना वो इसी तरह से आपने जगह होती है, रूम होता है या ऑफिस होता है या गेस्ट रूम होता है या होटल का एक रूम होता है जो आप बुक करवाते हो, आप उसका किराया देते हो. लेकिन इस केस में वो बोलते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये है ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब तुम जो है वो कोई रुकने आता है तुम्हारे पास और तुम उससे किराया लेते हो तो तुम उससे ये नहीं बोलते हो कि भाई महीने का किराया 40,000 रुपये और जो है वो महीने की मेंटेनेंस 4,000 रुपये. बल्कि हम किसी अगर होटल में रुकते हैं तो एक एक दिन का 10-10, 15-15, 20-20 और 25-25 हज़ार रुपये किराया होता है. और उस किराए में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सर्विस और मेंटेनेंस नहीं होती, बल्कि उस किराए में जो है वो आपका वॉशरूम, आपका बेडरूम, उसका साफ सुथराई करना, उसके बाद जो है वो लॉन्ड्री का धुलना, बहुत सारी सर्विसेज मुख्तलिफ जो है वो उसके साथ मर्ज हुई होती हैं. कुछ होटल्स में ब्रेकफास्ट भी साथ में होता है. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अब बोलता है कि भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएगा. 13 बोलते हैं, it may be difficult to determine whether ancillary services are so significant that a property does not qualify as investment property. For example, the owner of a hotel sometimes transfers some responsibility to third parties under a management contract. अब वो बोलता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम ये नहीं बता सकते कि कोई सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में उसके ऑक्यूपेंट्स को वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है. क्योंकि स्टैंडर्ड ने कहा सिग्निफिकेंट है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, इनसिग्निफिकेंट है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. फिर इसने मिसाल दी कि कभी कभार ऐसा होता है कि होटल जो है ना वो इस तरह के काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी की थर्ड पार्टी को दे देती है कि मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थर्ड पार्टी ये सारी चीज़ें मैनेज करेगी. द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वेरी वाइडली. At one end of the spectrum, the owner's position may in substance be that of a passive investor. At the other end of the spectrum, the owner may simply have outsourced day-to-day functions while retaining significant exposure to variations in the cash flow generated by the operations of the hotel. तो वो कहता है कि
कभी कभार ये बहुत मुश्किल हो सकता है, और अगर हम इसको सोचें तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम देखते हैं तो यूँ लगता है कि इन्वेस्टर जो है ना उसने जानबूझकर किसी थर्ड पार्टी को दिया हुआ, वो पैसिव इन्वेस्टर है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो है वो उसने रिटेन करा हुआ है सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू वेरिएशन इन द कैश फ्लोज, यानी कि वो रिस्क एंड रिटर्न का हकदार है। तो उसने सिर्फ ये बताया कि भाई ये डिफिकल्ट हो सकता है। फिर इसने क्या बोला, इसने बोला जजमेंट इज नीडेड टू डिटरमाइन वेदर अ प्रॉपर्टी क्वालिफाइज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एन एंटिटी डेवलप्स क्राइटेरिया सो दैट इट कैन एक्सरसाइज दैट जजमेंट कंसिस्टेंटली इन अकॉर्डेंस विद द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी and with the related guidance in paragraphs 7 to 13. Paragraph 75C requires an entity to disclose these criteria when classification is difficult. बोलते हैं कि भाई इस तरह के मसले मसाइल वाले केस आए ना तो आपको अपनी जजमेंट अप्लाई कर कर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है भी या नहीं है। और जब आप जजमेंट अप्लाई करोगे तो आप जो है वो पैरा 7 से पैरा 13 पढ़ते पढ़ते अपना डिसीजन लेना कि आपको क्या लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए या नहीं। और हर स्टैंडर्ड के एंड में डिस्क्लोजर के पैराग्राफ्स होते हैं जिसमें आपने जो है वो अपने एनुअल रिपोर्ट बनाते वक्त जो है वो नोट्स टू दी अकाउंट्स में नोट्स डालने होते हैं। तो ये पैराग्राफ ये भी कहता है कि जब ऐसा हो तो आप पैराग्राफ 75C जो हम बाद में रेफर करेंगे, बोलता है उसकी रिक्वायरमेंट के तहत इस चीज़ का डिस्क्लोजर दोगे कि यहाँ पर हमें मुश्किल हो रही थी। 14 है, judgment is also needed to determine whether the acquisition of investment property is the acquisition of an asset or a group of assets or a business combination within the scope of IFRS 3 business combination. Reference should be made to IFRS 3 to determine whether it is a business combination. The discussions in paragraph 7 to 14 of this standard relate to whether or not property is owner-occupied property or investment property, and not to determine whether or not the acquisition of property is a business combination as defined in IFRS 3. Determining whether a specific transaction meets the definition of a business combination as defined in IFRS 3 and includes an investment property as defined in this standard requires the separate application of both standards. इस पैराग्राफ को हम फिल वक्त स्किप कर देते हैं क्योंकि IFRS 3 वगैरह की और कुछ एडवांस बातें करता है, हम बेसिक अभी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, तो इसको स्किप किया जाए। In some cases, an entity owns property that is leased to and occupied by its parent or another subsidiary. अब ये ग्रुप अकाउंट्स की तरफ आ रहा है, पेरेंट और सब्सिडी की तरफ आ रहा है, इसको भी सिर्फ रीड कर लेते हैं, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना। The property does not qualify as investment property in the consolidated financial statements because the property is owner occupied from the perspective of the group. However, from the perspective of the entity that owns it, the property is investment property if it meets the definition in para 5. Therefore, the asset treats the property as investment property in its individual financial statements. तो देखें अभी तक जो हमने पैराग्राफ्स डिस्कस करे ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स जो है वो पैरा नंबर 8 है, पैरा नंबर 9 है, आपने ये याद रखने होंगे। और बाकी पैरास की आप जो है वो रीडिंग कर लें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन याद कर लें तो आपका काम चलेगा। अच्छा जी, आगे है रिकॉग्निशन। तो चले रिकॉग्निशन के क्राइटेरियाज को भी देख लेते हैं। और 16 में क्या लिखा हुआ है, An owned investment property shall be recognized as an asset when and only when. अच्छा सर, ओन्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्या मतलब? कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो आपकी ओनरशिप में हो, जो आपकी अपनी हो। सर क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमारी ओनरशिप में ना हो? हाँ, हम अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें पीपी और IFRS 16 दोनों का जिक्र था। तो उससे बोला कि अगर कोई ओन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी उसको आप एज एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हो, लेकिन ये दो बातें पूरी हों। पहली बात क्या है, it is probable that future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity. पहली बात यह है कि फ्यूचर के इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो उसके साथ एसोसिएटेड है वो आपको मिलेंगे। एसेट की नॉर्मल डेफिनेशन में भी ये होता है। एंड द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट यानी कि कितने का वो पड़ा ये मैं मेजर कर सकूँ। तो ये बिल्कुल बेसिक सही क्राइटेरिया है कि भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप तब रिकॉग्नाइज करोगे एज ए एसेट जब आपको यूँ लगे कि उसके फ्यूचर के प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और जब आप उसकी कॉस्ट को मेजर कर सको। An entity evaluates under this recognition principle all its investment property costs at the time they are incurred. These costs include costs incurred initially to acquire an investment property and costs incurred subsequently to add to replace part of or service a property. Cost के बारे में चीजें दी हुई है कि cost में क्या क्या होगा। Under the recognition principle in paragraph number 16, an entity does not recognize in the carrying amount of an investment property the cost of the day-to-day servicing of such a property. Rather, these costs are recognized in profit or loss as incurred. Cost of day-to-day servicing are primarily the cost of labor and consumables and may include the cost of minor parts. The purpose of these expenditure is often described as for the repairs and maintenance of the property. उसने ये बोल दिया कि भाई जो रोजमर्रा की मेंटेनेंस के खर्चे होंगे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में शामिल नहीं करोगे,
जो बेसिक बातें हैं वो रोजमर्रा के खर्चे हमारे पास जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है रादर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस में एक्सपेंस आउट कर दोगे। Para 19 parts of investment properties may have been acquired through replacement. For example, the interior walls may be replacements of original walls. Under the recognition principle, NAT recognizes in the carrying amount of an investment property the cost of replacing part of an existing investment property at the time that cost is incurred if the recognition criteria are met. The carrying amount of those assets that are replaced is de-recognized in accordance with the recognition provisions of this standard. जैसे जैसे IAS 16 में आप करते थे वही यहाँ करना है, यानी कि रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी वो बोलते हैं आपने एक खरीदी, उसमें कुछ ओरिजिनल वॉल्स थी, लेट से उसकी कॉस्ट थी 5 लाख, अब आपने उसको तोड़ करना उसकी जगह पर नई इंटीरियर वॉल्स को रिप्लेस किया और उसकी कॉस्ट है 7 लाख, तो आप अपने एसेट की वैल्यू में से 5 लाख हटा दोगे और 7 लाख को ऐड कर दोगे। ये आसान लफ्जों में बता रहा हूँ। 19A, an investment property held by a lessee as a right of use asset shall be recognized in accordance with IFRS 16. देखिए अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर इसने लिखा हुआ था कि एन ओनर ऑक्यूपाइड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओन्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दो तरह की है ना, एक ओनर ऑक्यूपाइड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अगर हम ऊपर जाते हैं डेफिनेशन है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या बोला था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द ओनर। एक तो ये होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो ओनर के नाम पर हो, और बाय द लेसी एज अ राइट ऑफ यूज। तो अगर बाय द ओनर है यानी कि ओनर की ओनरशिप में है तो क्या होगा, और अगर IFRS 16 और लीजेस के हिसाब से तो क्या होगा। तो इससे बोला कि अगर ओनर की ओन्ड है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो उसको एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करोगे, और ये दो बातें पूरी होनी चाहिए। और उसने ये कहा कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो है जो लीज वाली है तो उसको आप IFRS 16 जैसे जैसे बोले वैसे ट्रीट करना। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने 19A पैराग्राफ तक जो है वो डिस्कशन करी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मेजरमेंट्स एंड रिकॉग्निशन की डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सो मच। और फिर जब पूरे स्टैंडर्ड की डिस्कशन हो जाएगी फिर इसको सवालात के हिसाब से हम जो है वो पक्का करेंगे और जो है वो चीज़ें मज़ीद अप्लाई करेंगे तो दिमाग में बैठेंगी, याद हो जाएंगी।